बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ और जितनी भी इस वक्त टॉप स्टोरीज हैं उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ऑफ कोर्स हफ्ता जो है अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और फ्राइडे को PMLN के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डे था, लेकिन उसके बाद आज क्या हो रहा है वो इस वक्त ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं। आज दोपहर से किस तरह से PTI लीडर्स के खिलाफ एक कार्रवाई की गई और ख़ासतौर पे श्री मज़ारी साहिबा, इसी तरह इससे पहले भी कुछ लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एक थोड़ा सी एक शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है कि शायद PMLN इस वक्त हुकूमत में आने के बाद पीपल्स पार्टी कराची में किसी न किसी तरह से बदले की सियासत को तरजीह दे रहे हैं। खैर, इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। अब जो मामला है ख़ासतौर पे श्री मज़ारी साहिबा का, वो अभी 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल कॉल दे दी है, वो मामला वहाँ रखा जाएगा। उनकी बेटी ने सबसे पहले कहा था जी कि उनको पकड़ा गया है, जितने भी इंस्पेक्टर थे और जितने भी अहलकार थे एंटी करप्शन के, उन्होंने ख़ास तौर पे उनको पकड़ा। ठीक है, मुझे ठीक हो गया। तो उन्होंने ख़ास तौर पे जो है वो उनके साथ ज़्यादती की गलत तरीके से, लेकिन बाद में देखा वीडियो में क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर एक कानूनी तरीके से उनको ले जाया गया। लेकिन जिस मुकदमे में ले जाया गया वो 1972 का एक मुकदमा है जो कि शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन शायद कानून को सही वक्त पर याद आ गया कि अच्छा जी मुकदमा है तो उस दफ़ा पकड़ लेते हैं। हुकूमत में नहीं है, नए निकले हैं बाहर, तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा उठाते उनको पकड़ा गया। लेकिन खैर, इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी सियासी गुफ्तगू साथ रहेगी। मुझे बताया जा रहा है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अली ताहिर आरई भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाह रहा था आपसे गुफ्तगू हो जाए और इस मुद्दे को समझने की ज़रा कोशिश करें कि अचानक 1972 40 साल के बाद एक जो वाक़या हुआ, जो हम तक जो खबर पहुंची है, उसके अगेंस्ट मेरे ख्याल में उनको अरेस्ट किया गया। तो ये वाक़या है क्या? मैं चाहूँगा ज़रा उसको एक लीगल लैंग्वेज में समझा दें कि क्या वाक़या था, क्यों पकड़ा गया, और अब जिस तरह हाई कोर्ट ने आज 11:30 बजे मेरे ख्याल में बुला लिया सबको, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि हमजा शहबाज ने वैसे तो खैर उनकी रिहाई करवा दी थी। अच्छा आसिफ साहब, मैं जरा थोड़ा डिटेल में आपको इसके ऊपर जवाब देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये जो केस है इसके मैं आपको फैक्ट थोड़े से मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये लिंक जरूर होता है कुछ 40 साल पहले से, जिस वक्त महकमा रेवेन्यू का कुछ रिकॉर्ड जो है वो चोरी किया गया। अच्छा। लेकिन ये जो प्रेजेंट केस जिसके अंदर श्री मज़ारी साहिबा को अरेस्ट किया गया, ये जो पंजाब के DG एंटी करप्शन है राय मंजूर, उन्होंने 11 अप्रैल को रिकमेंडेशन जो है DC राजनपुर की एक्सेप्ट की और इस केस को जो है रजिस्टर किया। अब असल जो केस रजिस्टर्ड है वो है किस्मत अली पटवारी और शौकत अली पटवारी, और इस तरह 4-5 पटवारी हैं जो इस धंधे में मौजूद थे। और जो श्री मेहरुनिसा अंसारी मज़ारी साहिबा है, वो बेसिकली के खिलाफ एडिंग एंड अबेटिंग का इल्जाम है कि उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और माइजर्स प्रोग्रेसिव फार्म लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके साथ मिलकर तो जमीनों पर कब्जे किए हैं। इसकी जो डीड थी वो 26 मई 1975 को बोगस करार दी थी फेडरल लैंड कमीशन ने, और वहां से आज जाके पता लगा कि अभी तक वो जमीन कब्जे में है और फ्रॉड कर वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी गई है। ये तो चले फैक्ट्स हो गए, लेकिन जाहिर है ये अब हकीकत में मबनी है या नहीं है, ये फैसला पाकिस्तान की अदालत में करना है। लेकिन चंद चीजें हैं जो कानूनी पॉइंट्स में देख रहा हूँ शाम से उठ रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ। प्लीज। पहली बात तो ये है कि जो 2014 के रूल्स हैं, उसमें रूल 103 में अरेस्ट करने की पावर एंटी करप्शन की सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को है, पब्लिक सर्वेंट को है, प्राइवेट पर्सन को नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 109 जो एडिंग एंड अबेटिंग पे है उसमें देखें, तो वहां पे इलस्ट्रेशन भी मौजूद है कि प्राइवेट पर्सन अगर कोई रिश्वत देके कोई चीज लेता है तो वो एडिंग एंड अबेटिंग में आती है। लिहाजा एंटी करप्शन की ये पावर इस स्टेज पे नहीं थी कि वो इनको गिरफ्तार करते। ठीक हो गया। अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया था, तो इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था 24 घंटे के अंदर अंदर, और वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, ट्रांजिशनल रिमांड ले लिया गया। इसके अंदर किसी हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने की कोई जो जुरिस्डिक्शन है, कोई जस्टिफिकेशन है, वो मौजूद नहीं है। मैंने वो अरेस्ट की वीडियो देखी कि किस तरह उनको अरेस्ट किया गया, कोई ज्यादती उनके साथ बिल्कुल नहीं की गई। एहलकार इस वीडियो में नजर आए,
और जहां तक बात यह है कि वो मेंबर पार्लियामेंट है, इस बात में कोई शक नहीं कि एंटी करप्शन के पास एक मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट करने की या किसी भी और प्राइवेट आदमी को स्पीकर कौमी असेंबली को इस arrest बारे करने में की बताया power नहीं जाता है। है, इस स्पीकर साहब को पहले बताया जाता है कानूनी तौर जी पे? देखिए, वो अब भी मैं मेरे इसी ख्याल में के नहीं ऊपर हुआ। आ रहा था। स्पीकर साहब को हाँ। बताया जा सकता है, लेकिन अच्छा। अगर आप रूल 103 देखें हाँ। तो आपको पता ये लगेगा कि स्पीकर को सिर्फ इंटीमेट करना होता है कि हमने लेकिन उसको अरेस्ट कर इंटीमेशन भी तो दिया है। नहीं हुई ना यहाँ पे उससे मेरे। इजाजत नहीं ली, उससे इजाजत नहीं लेनी होती। जी। ये इंटीमेशन अरेस्ट करने के बाद दी तो जाती है अभी कि हुई मैंने है इस ये member को इंटीमेशन arrest कर प्रोसेस लिया। हुआ है? मैं मकसद ये पूछने का भी, ये हुआ है प्रोसेस इस दफा देखिए इस केस में? ये बात तो मैं नहीं जानता, आप नहीं लेकिन मैं जानते, ये ठीक है। जरूर जानता हूँ आसिफ साहब, मैं ये जरूर जानता हूँ कि सिंध के मेंबर तो छोड़े, सिंध का तो हाँ। स्पीकर ही उठा लिया था, और ना सिर्फ स्पीकर उठा लिया था, उसके हाँ। जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे ठीक है। उनके ऊपर भी केसेस दायर कर दिए थे। तो ये अरेस्ट को नहीं कर सकता, उसको इंटीमेट ना करना। हाँ, ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर, जो स्टेशन इंचार्ज है, उसके ठीक है। ऊपर लाजमी जरूर है कि फौरी तौर पे स्पीकर नेशनल असेंबली को बताए, हाँ। लेकिन वो अरेस्ट करने के बाद बताना है। अरेस्ट करने की पावर उससे इफेक्ट नहीं होती, अफेक्ट नहीं होती। अब इसको आगे कैसे बढ़ता है देख रहे हैं आप इस केस को? 11:30 बजे स्पेशल आज अदालत लगाई गई दोबारा से, ये भी एक वैसे ट्रेंड बन गया है इवनिंग शिफ्ट का, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ, देखें जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोट की बात थी उस वक्त हाँ। जस्टिफाइड था, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही उसके मुल्क बाद में भी fail 2-3 होने दफा वाली ऐसा थी। हो चुका है, लेकिन थर्ड टाइम ये अब जो लग रहा है, ये कुछ बैलेंसिंग एक्ट लग रहे हैं। कोर्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहिए। अच्छा। देखिए नीचे भी अदालतें मौजूद हैं, हाँ। वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, चलान पेश होना है, अदालत नहीं करार देना है, लेकिन उन अदालतों को भी चलने दिया जाए। सारा काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद नहीं कर सकती। मैं इंतहाई एहतराम से कह रहा हूँ, मेरी ही कोर्ट है, ठीक है। लेकिन वो सारा काम खुद नहीं कर सकती। ठीक है। लिहाजा जो नीचे की अदालतों के इख्तियारात हैं, वो नीचे की अदालतों को इस्तेमाल करने दिए जाएं। मुझे ये नजर आ रहा है दैट दिस इज अ फिट केस, जिसके अंदर श्री मजारी साहिबा को बेल मिल जाएगी, और ये जो इन द मीन वाइल ये जो डिपार्टमेंट है, ये अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करके जारी कर सकता है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट थ्रू चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करती है। जब चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि आप इनको छोड़ दें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग तो इनफेक्चुअस ही हो गई, और जाहिर है जब वो छूट गई तो फिर वो प्रोसीडिंग्स भी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। लेकिन खैर अभी तक वो रहेगा सिलसिला, आगे देखते हैं 11:30 बजे क्या होता है। लेकिन अभी एक और मेरा आपसे बड़ा सवाल है, गो कि ये पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन ऑफ कोर्स आप भी एक सियासी निगाह भी रखते होंगे साथ साथ, बिकॉज आजकल जितनी वकील बिरादरी सियासतदानों के साथ नजर आ रही है, शायद सियासतदान खुद भी आपस में इतने करीब नहीं है जितनी जितनी वकालत इस वक्त उनको सपोर्ट कर रही है। तो आलमगीर साहब के खिलाफ कल रात को छापा हुआ है, उससे पहले अलीम आदिल शेख और भी बहुत सारे पीटीआई के ऐसे रहनुमा। आपको क्या लग रहा है, क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आ रही है आपको? क्या वाकई ये जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टैग लगाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, क्या वाकई ऐसा होता आपको नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है बिल्कुल जायज केसेस में पकड़ा जा रहा है, कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, अपनी बाउंड्रीज में रहकर सारा काम हो रहा है? कि यहाँ के इदारे कभी कभार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए, मेलासाइड के जरिए लोगों को नहीं घूमने की कोशिश करते, रगड़ने की कोशिश करते, तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बड़ा एक बेवकूफ आदमी लगूंगा ये बात करते हुए। ये बात तो की नहीं जा सकती। कई फैसले हमारी कोर्टों के मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह को जो बेल दी गई, उसके अंदर खुद ये लिखा गया कि इस मुल्क की एक तारीख रही है पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना। जहां तक हलीम आदिल साहब के केसेस हैं, मेरा क्योंकि सब जुडिस है, मैं फाइनल कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद उनको कुछ एग्जेजरेटेड एफआईआर के अंदर जरूर नैप किया गया है। लेकिन ये जो बात हो रही है, जो फिक्सेड वाले रहनुमा है पीटीआई के, तो इनका तो पर्सनली मैंने खुद भी एक लेटर लिखा था जब मैंने इनकी वीडियो देखी थी। तो आई वाज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने इनके खिलाफ लेटर लिखा था कि किस इस तरह पाकिस्तान की आर्मी या सुप्रीम कोर्ट को एक तो आप जो है वो बदनाम कर नहीं सकते, और नंबर 2 बात ये है कि ये अपने पॉलिटिक्स के लिए शहर की दीवारें ना गंदी करें। ये आपने अजीब ड्रामा लगा दिया, कैमरा लगा के वो सामने जो है ना वो स्प्रे पेंट उठा के जो आपका दिल करे आप बकरी बना जाए, जानवर न्यूट्रल लिख जाए। पाकिस्तान के इदारों का काम है न्यूट्रल रहना, अगर वो न्यूट्रल रहते हैं हम उन्हें सलूट पेश करते हैं, और इदारों के खिलाफ किसी किस्म की हरजा रिसाई नहीं होनी चाहिए। जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फेस करेंगे फिक्सेड वाले साहब भी, और जो उसके अंदर से निकलेगा वो पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी। अच्छा, ये हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? आपने भी इससे पहले हुकूमतें भी देखी होंगी, अली ताहिर साहब भी, इरफान जिलानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई से, कोशिश है पीएमएलएन से भी कोई ज्वाइन कर, बिकॉज 2-3 मौजूआत पे मुझे बात करनी है, गेस्ट साथ रहेंगे हमारे। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ये खास तौर पे अच्छा मुझे ठीक है जी, इरफान भाई को ले लें।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये एक ट्रेंड देखने में आ रहा है, या पहले भी होता होगा, लेकिन इस वक्त जो नज़रों में ज़्यादा आ रहा है अदम एतमाद की बात से, कि इदारों के खिलाफ एक कार्रवाई की जाती है जिसमें हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया भी शामिल है, मोअज़्ज़ज़ आर्मी भी शामिल है, और भी मुख्तलिफ इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। हर इदारे को तब टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है जब फैसला आपके हक में नहीं आता। जब फैसला आपके हक में आ जाता है तो वही लोग जो टारगेट कर रहे होते हैं वो 2 दिन बाद तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन सा ट्रेंड है? ये हम मिच्योर कब होंगे? ये क्या कहां किस तरफ जाते देख रहे हैं आप हमारे मुल्क की सियासत को और हमारे मुल्क की आवाम को खास तौर पे? अली भाई जी 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 जी, अच्छा ठीक है, चले अली भाई प्लीज साथ रहिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इरफान जिलानी भाई ने ज्वाइन कर लिया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? छापा पड़ा या अब तक महफूज हैं आप? ये जितने मर्जी छापे मार लें, जो मर्जी कुछ कर लें, हमारे हौसले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। चलें फिक्र ना करें, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे। अच्छा ठीक हो गया। जरा बताएं कि क्या कहेंगे शीरी मजारी साहबा आज गिरफ्तार हुई, बाद में फिर आपके दुश्मनों ने ही आप पे करम कर दिया, उन्होंने कहा जी घर भेज दें। हमजा शहबाज साहब जिसके आप खिलाफ इतना लड़ रहे थे, उन्होंने उनको छुड़वा के घर भिजवाया, अभी अदालत लगने वाली है। तो कैसे देखते हैं आप इस वाकये को? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने तो खैर टैग लगा दिया ऑलरेडी, तो मैं चाहूंगा जरा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, टैग लगाने की बात नहीं है, इनकी तो तारीख है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अच्छा। मतलब ये कोई नई बात तो है नहीं। 4.25 साल हमने भी हुकूमत की, इमरान खान साहब की हुकूमत में, ना इन पे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, ना इन पर कोई नए केसेस बनाए गए। वही केसेस थे जो पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर बनाए थे। अच्छा। वो 16 अरब रुपए पता नहीं मकसूद चपड़ासी ने जमा करा दिए थे। वो 1-2 इस टाइप के 1-2 केसेस अगर हुए हैं तो हुए हैं, वो भी जेन्युइन केसेस हैं जो अदालतों में। तो यही की तो तारीख है पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। तो इन्होंने कोई किसी पे एहसान नहीं करना है, इन्होंने सोच भी यही रखा था। अभी हमारे यूथ विंग कराची के सदर के घर पे छापा, अभी मेरे पास 10 मिनट पहले न्यूज आई है कि यूथ विंग पीटीआई है कराची के सदर के घर पे अभी छापा मारा। तो मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि आप महफूज हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो मैंने सोचा आपसे पहले पूछ लूं। मैं महफूज भी हूँ और बहुत दूर भी हूँ। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हिकमत अमली होती है उस पर हम काम करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। हम सारे तकरीबन महफूज हैं। और इनके देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में आप ये तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि जब भी हुकूमतें इस तरह के काम करती है ना, बदमाशियां और गिरफ्तारियां, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हुकूमतें अपनी आखिरी सांस ले रही हैं। अच्छा। आखिरी सांसों में हुकूमतें जो है वो इस तरह की हरकतें करती हैं जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता। तो इस वक्त जो ये नून लीग की इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये भी आखिरी सांसें ले रही है। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है 3 से 4 दिन में ये खुद ही असम्बलियां तोड़ देंगे, इस खौफ से कि पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा और इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं आपके लॉन्ग मार्च की तरफ। अली भाई भी साथी हैं, अली ताहिर साहब। लॉन्ग मार्च आपको क्या लग रहा है? ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरी कुछ पीटीआई लीडर्स से बात हुई, को लग रहा है कि लॉन्ग मार्च का ही डर है जिसकी वजह से हुकूमत जा सकती है। अगर लॉन्ग मार्च का डर ना हो तो शायद ये और आगे चल सकते हैं। लेकिन कहीं एक ये राय भी आती है बहुत सारे जराई की तरफ से कि फाइनेंशियल हालात ऑलरेडी इतने खराब हो चुके हैं कि वो खुद सोच रहे हैं कि हम हुकूमत से चले जाएंगे। तो फाइनेंशियल मैशत नहीं संभल रही, खुद से छोड़ना चाह रहे हैं ये हुकूमत, या आपको लग रहा है लॉन्ग मार्च ही वाहिद वो एक रोड ब्लॉक इनके लिए बन गया है जो ये अबूर नहीं करना चाहेंगे और चाहेंगे उससे पहले हमारी हुकूमत खत्म हो जाए? आज़ाद साहब, लॉन्ग मार्च पे बात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ आपके व्यूअर्स के साथ डिस्कस भी मतलब बताना चाहूंगा कि यार यही मईशत थी जिसमें लंगर खाने भी चल रहे थे, यही मईशत थी जिसमें पनाहगाहें भी चल रही थी, यही मईशत थी जो आईएमएफ को मूवी दे रहे थे इमरान खान साहब, यही मईशत थी जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड भी पाकिस्तान में लाया गया, यही मईशत थी जिसपे पेट्रोल पे सब्सिडी, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी भी पिछली इमरान खान की हुकूमत दे रही थी, यही मईशत थी कि चीजें ऊपर जा रही थी। 5.7 पर पाकिस्तान की जीडीपी पहुंच गई थी। मतलब यही मईशत थी ना। 25 दिन में ऐसा क्या हो गया? ठीक हो गया। 25 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ये मईशत बिल्कुल तबाह हो गई। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे मुंह में खाक। और ये मतलब ऐसा क्या हुआ है 25 दिन में? तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब जो वो भिखारी जो है उनकी कोई चॉइस नहीं होती, वो अपने तय नहीं दिया था, वो इससे दिलवाया गया था। और हम उसकी वजह शहबाज शरीफ से बिल्कुल ये स्टेटमेंट दिलवाया गया। और मैं ये समझता हूँ ये इसलिए दिलवाया गया ताकि इनको आगे इस स्टेटमेंट का फायदा हो कि कल जिस तरह से अभी एक न्यूज हमारे सामने आई कि 80 मिलियन ले लो
और जो है वो एटम बम हमें दे दो। एक न्यूज मैंने अभी अखबार में 2-3 दिन पढ़ी थी पहले। तो इनका क्या है, ये तो कल उठ के बोल देंगे जी हम तो भिखारी हैं, हमारे पास तो चॉइस कोई नहीं है। अब जो कह रहे हैं $80 मिलियन ले लो। तो देखिए मुल्क को, पाकिस्तान के नौजवान, खासतौर पर मेरे जैसे बेटे, अभी हजारों लाखों बेटे इस मुल्क में बाकी हैं जो इसको नहीं होने देंगे। और लॉन्ग मार्च का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च जो है वो अगर ना हो तो इस हुकूमत के लिए बेहतर है। इनके पास जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होता, वक्त है कि इज्जत से सदर पाकिस्तान को समझी भेजें और हुकूमतों अपनी हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को डिसॉल्व करें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। अदरवाइज बस फिर ठीक है, 25 लाख अवाम, 25 से 30 लाख लोग जो इस्लामाबाद पहुंचेंगे वो फैसला करेंगे। अच्छा, ये एक बात बताएं, ये पीटीआई के ऊपर एक क्लेम कह लें या एक ब्लेम कह लें या एक अवाम की तरफ से और तज्जियाकारों की तरफ से एक बात की जाती है कि आपके हक में फैसले आते हैं तो आपको इदारे बुरे मतलब अच्छे लगने लग जाते हैं। वो इदारे जब आपके खिलाफ फैसले कर रहे होते हैं आप उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क में ये सियासत कब तक चलेगी सर? मैं से चले आपको टारगेट नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नून के बारे में भी कहा जाता है कि आपके हक में फैसला आ जाए तो सब ठीक है, खिलाफ फैसला आ जाए तो वही इदारा बुरा हो जाता है, बाद में वही एक रात में इदारा अच्छा हो जाता है। नहीं, ये नून लीग के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में अगर आप कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। तहरीक इंसाफ की तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे फैसला हमारे हक में हो चाहे फैसला हमारे खिलाफ हो, हमने कभी इदारों की तौहीन नहीं की, कभी। और हमने सुप्रीम कोर्ट को, तौहीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तौहीन की बात नहीं कर रहा हूं, एक नाराजगी नहीं होता है ना, तस्लीम मतलब फैसला तस्लीम नहीं किया जाता दिल से। नहीं, देखिए वो अलग बात है। अगर फैसला हम समझते हैं कि फैसला हमारे मुताबिक जो इंसाफ होना चाहिए था, नहीं, हम समझते हैं जिस तरह में मतलब अभी जो फैसला पिछले दिनों हुआ है, मेरी जाती राय ये है कि यार उस फैसले में अगर अदालत जो है वो नाअहली का फैसला भी सुनाई देती, ना कि पार्लियामान पे डालती, तो वो ज्यादा मुनासिब था, क्योंकि उस पर कानून साजी हुई भी है कि जी जो मुनरिफ रुकन होगा वो ताहयात नाअहल होगा। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, अगर वो सुनाते तो वो ज्यादा मुनासिब होता। चलो जी, उन्होंने अपने ताई जो भी, वो मुझसे बेहतर कानून को जानते हैं, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, उन्होंने अपने हिसाब से फैसला दिया। इस तरह की राय देखें जरूर हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं, हम एहतराम करते हैं अदालतों के तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं। अली ताहिर भाई, यही सवाल आपसे इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। पहले भी आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, फिर इरफान भाई की तरफ में चला गया। तो हमारे मुल्क में सर ये ऐसा क्यों होता है? इदारा आपके हक में फैसला दे दे तो इदारा अच्छा है, इदारा आपके खिलाफ फैसला दे दे तो सबसे बुरा इदारा ही वही है। एक एक रात में सोच बदल जाती है कौम की। आसिफ भाई, असल में बात यह है कि जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है मुल्क के अंदर, वो इतनी शदीद हाइट्स पकड़ चुकी है कि अब उसको जो है ना किसी भी पार्टी के लिए उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। आप पीटीआई देख लीजिए, पीपल्स पार्टी देख लीजिए या नून लीग देख लीजिए, अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो वो मॉब जस्टिस की तरफ जाने की बातें करते हैं। कोई कहता है काजी को बताना चाहता हूँ, कोई कहता है कौन सा जुर्म करने लगा था जो रात 12 बजे अदालतें खोल दी, कोई कहता है ईंट से ईंट बजा देंगे। और वही इदारे अगर हक में फैसले कर दें तो कहते हैं दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बेशक वो ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन का सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन हो या नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज का है। क्यों है, कैसे है, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। आप तो ये देखिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो इस बात तक, जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बात तक नहीं आ सकते कि चलो सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप को कहेंगे कि एक दूसरे की जातियात के बारे में आप गुफ्तगू करें। लेकिन यहाँ पर हमारे जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वही इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। बेशक आप मरियम नवाज साहिबा का जो फर्स्ट लेडी के बारे में जिस तरह वो बात करती हैं वो देख लें, या जिस तरह जलसे में खान साहब ने जिस तरह की बात की और एक डिस्गस्टिंग किस्म की बात की, मैं समझता हूँ कि वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तो इसको पॉलिटिकल हिपोक्रेसी के अलावा तो आसिफ साहब आप कुछ नहीं कह सकते। करवा करवा, थू थू, मीठा मीठा, हाफ हाफ, ये हमारी सियासी तारीख रही है अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया। अली भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, इरफान गिलानी भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इजाजत में ले चुका हूँ। वापस आने के बाद बात करेंगे कुछ मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से और कुछ खबरें आ रही हैं IMF से, वो क्या खबरें उस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चैनल 6। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं चैनल 6 लाइव विद आसिफ मलिक। बात करेंगे कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से। इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है वो ऑफकोर्स हाथों से बाहर निकल चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। डॉलर इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर ये है, ये सुनने में आ रहा है
और कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि डॉलर 190 से 198 के बीच में रुक जाएगा अगले हफ्ते, और कुछ वापस का एक वो रिवर्स गियर जिसे हम कहते हैं वो डॉलर लगाएगा। पता नहीं लगाएगा नहीं लगाएगा, ये तो खैर पता चलेगा, लेकिन अब तक की जो खबरें वो कुछ इस तरह का इशारा दे रही हैं कि ये सिलसिला रहेगा 10 जून को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बजट पेश होने वाला है। उससे पहले अगर डॉलर कम हो जाएगा तो मेरे ख्याल में इसका आवाम पे अच्छा बेनिफिट होगा। इसी के साथ साथ एक जो 25 मई बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, 24 से 26 मई के दरमियान ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, क्योंकि दोहा में मुलाकात होगी मुफ्ती इस्माइल साहब की, हमारे जो वज़ीर ख़जाना है उनकी, जो IMF के वफद में जितने लोग हैं उनके साथ मुलाकात होने वाली है, और वहाँ पे डिस्कस होने वाला है हमारा जो अगला जो पैकेज है। तो कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग के ऊपर ये भी डिपेंड किया जा रहा है, ये कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन उस मीटिंग के ऊपर भी ये डिपेंड किया जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून या PDM या जो भी इस वक्त हुकूमत है जितनी भी जमातों की, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये इस बात पे मुनहसर है कि क्या IMF के साथ अच्छी डील बनती है या अच्छी डील नहीं बनती। अगर IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, एक अच्छी राह हो जाती, तो शायद ये हुकूमत आगे चलती रहे। लेकिन अगर IMF की तरफ से लाल झंडी दिखा दी जाती है और कहा जाता है कि नहीं जी बस नो मोर, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर फिर ये हो सकता है, ये फैसला लिया जा चुका है कि उसके बाद हुकूमत जा सकती है, जिसका इशारा ऑलरेडी मरियम साहिबा भी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कुछ खबरें आई हैं कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है हुकूमत छोड़ने के हवाले से। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, खान साहब लॉन्ग मार्च भी लेकर पहुंचने वाले हैं, तो वो मेरे ख्याल में इट कुड बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि फारूक डाडी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। फारूक डाडी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तो मैं अभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं बात कर रहा था, खासतौर पे एक तो ये IMF के हवाले से, दूसरा डॉलर में सुनने में आ रहा है कि कुछ ब्रेक लग जाएगा अगले हफ्ते, और साथ ही साथ सोना भी जो है वो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह को आज छू चुका है। 1,39,000 जो है वो पर तोला 24 कैरेट रेट जा चुका है, जो कि आज तक की मुल्क की तारीख का सबसे हाईएस्ट रेट है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी सोना इतना महंगा नहीं हुआ। फारूक भाई बात कर लेते हैं, अभी नदीम भाई को भी साथ ज्वाइन करवाइएगा, मैं चाहूंगा दोनों तरफ के जरा एस्पेक्ट आ जाएं। फारूक भाई बात करते हैं PMLN की मौशी जो सूरत हाल है, जो प्लानिंग है, उसके हवाले से कैसे देख रहे हैं आप इनकी प्लानिंग को? आपको लग रहा है कि ये मुल्क बचा लेंगे, मईशत संभाल लेंगे, चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, या IMF की तरफ जो जा रहे हैं, IMF की तरफ से ये भी सुनने में आया कि अगर अच्छी खबर आई, कोई अच्छी राह हमवार हो गई तो हुकूमत आगे चलती रहेगी, फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि हुकूमत चलाते हैं आगे। लेकिन अगर IMF की तरफ से लाल झंडी दिखाई गई तो शायद हुकूमत खत्म हो जाएगी और इलेक्शंस की तरफ हुकूमत ज़रा सोच सकी है। फिर उसके बाद बजट पे बात करते हैं। पहले जरा इस पे बात कीजिएगा, करंट पॉलिटिकल। और भाई जी भाई सारी बात ये है कि हुकूमत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अच्छा, ना ही इस हुकूमत के पास कोई होमवर्क है, ना कोई इनके पास कोई प्लान। सर क्या 25 दिन में हम ये डिसाइड कर सकते हैं? क्या 25 दिनों में डिसाइड कर सकते हैं फारूक भाई? नहीं देखिए ना, इतने दिनों में नहीं डिसाइड कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इन पे IMF को भरोसा है। अच्छा, ना ये किसी मुल्क पर किसी को भरोसा नहीं है, और सबको पता है कि पाकिस्तान किन हालात से गुजरा है और यहाँ पे क्या क्या किस जो सियासी तौर पे और माशी तौर पे जो हमें फेस करना पड़ा है, ये हमारे गलत फैसलों की वजह से है। ये ना अब देखिए, इस वक्त मैं जो समझता हूँ, ठीक है, इन्होंने सारी इम्पोर्ट सारी लग्जरी फंड की ये बहुत अच्छा कदम उठाया। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। ठीक है। दूसरा ये है कि इस वक्त अब मेरी सजेशन ये है कि रशिया आपको जब 30% कम पे तेल दे रहा है, 30% कम पे गंदम दे रहा है, 30% कम पे आपको ये गैस दे रहा है, तो आप उससे लेना क्यों नहीं लेते? तो सर वो फिर अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा ना सर, उधर भी तो नाराज नहीं करना। अब देखिए, या तो आजाद खारजा पॉलिसी रखे या अमेरिका के कहने पे चले, तो मुल्क तो 70 साल से उसके कहने की वजह से बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और मैं बताऊं, बराबर में पड़ोस में ईरान बैठा हुआ है, वहां से गैस नहीं पाबंदियां लगाई ना, तो छोटे पाबंदी लगाई तो क्या आज हम इतने क्राइसिस से जा रहे हैं। $18 पर बैरल ईरान तेल देता है और $21 में आपकी जगह पे पहुंचा के देता है आपके पड़ोस में। ठीक है। तो आज हम जब 115 और $20 का जब रेट चल रहा है ऑयल का, पेट्रोल का, तो हम ईरान से क्यों $21 में ना लें? अमेरिका तो हमसे वैसे नाराज है, आप उसको
हमने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी, उसके बावजूद भी अमेरिका हमसे नाराज है। हम उनकी जंग लड़ रहे थे, ठीक है। वो हमसे नाराज है। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत की पॉलिसीज तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वही अमेरिका को खुश करने के चक्कर में वो चीजें नहीं संभल पा रही हैं। जब अमेरिका ने उनको लाके ठीक है। दिखाया है तो जाहिर बात है कि फिर वो तो उसी की खुशनुदी हासिल करेंगे। ठीक हो गया। हमारा मसला ये, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि हमारे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के सब बच्चे जो है वो अमेरिका में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखें, दो चीजें हैं। अगर हमें जब तक सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं होगा, अच्छा, तब तक हमारी ना करेंसी स्टेबल होगी, ना हम तरक्की कर सकते हैं। और सबसे पहला कदम हमें ये उठाना पड़ेगा कि इस मुल्क में हमें सूबे बेतहाशा सूबे बनाने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखें कि माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए ना, टर्की के अगर 8 करोड़ की आबादी है तो 84 प्रोविंसेस है उनके, ठीक है ना, जबकि उनका रकबा हम 8.25 लाख स्क्वायर माइल्स है। इसी तरह अगर पाकिस्तान है तो 8.25 जो है आपका लाख स्क्वायर माइल्स है हमारा रकबा, और एक तो हमारी 400 में। ठीक है, वो गवर्नेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया फारूक भाई, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नदीम मौलवी भाई ने ज्वाइन किया है। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। यकीनी तौर पे कुछ सवाल है मेरे पास। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। PMLN इसी बुनियाद पर आई थी कि किसी तरह से गुर्बत से अवाम को बचा ले, छुटकारा दिलवा दे, लेकिन वो तो आके खुद इस गड्ढे में गिर गई। और अब शायद IMF के आगे मेरे ख्याल में जाने वाले हैं। वो 24 से 26 के बीच में दोहा में मीटिंग है मिफ्ता साहब की, IMF के जितने भी अहदेदारान हैं, और उस पर डिपेंड, ये भी सुनने में ज़राए कह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि इन्होंने हुकूमत आगे चलानी है या फिर यहीं पे हुकूमत ख़त्म कर देनी है या इलेक्शन का ऐलान कॉल देनी है। ये उस मीटिंग पे डिपेंड करेगा। 24 से 26 मई इंपॉर्टेंट डेज हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो करंट स्टेप्स ले रही है हुकूमत, क्या आपको लग रहा है इनके पास कोई प्लान था, कोई प्लान तरीके से ये चल रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा से PTI को टारगेट करते आए हैं शोज़ में। पहले आप उनकी तारीफ भी करते थे, बाद में आपने कहा नहीं जी इनके पास कोई प्लान नहीं है। आए थे तो प्लान करते थे, बाद में प्लान नहीं है तो मैं अब इनकी पॉलिसी से खुश नहीं हूं। आप सहमत नहीं थे। अब कैसे देख रहे हैं जरा नई हुकूमत को? देखिए, मैं आपको बताऊं, कंपेयर करते हैं PTI को पाकिस्तान मुस्लिम लीग। कंपैरिजन कैसे होगा? 25 दिन हुए इनको, तो अभी कंपैरिजन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप नहीं, तारीख बताएगी। मैं आपको बताऊं, तारीख बताएगी। ठीक है, ठीक। देखिए, पहले 3 माह में PTI ने क्या किया सिवाय तनकीद के, मुझे आप बताइए। ठीक है, जब अगस्त सन 2018 में PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जनाब मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, हमारे रिजर्व जो है बहुत कम हो चुके हैं और बहुत से कर्जे लिए। ठीक है जनाब, आज जो है जो ये कह रहे हैं हुकूमत बर्बाद हो गई है, तो आज मैं आपको बता दूं कि आज कर्जे जो है $95 बिलियन के जो थे वो 112 बिलियन से ऊपर चले गए। अच्छा। और अगर रिजर्व की बात करें, जितना नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे उतना ही इमरान खान ने छोड़ा। अच्छा। ठीक है, अभी कि $200 पे क्यों जा रहा है, वो भी इमरान खान साहब की मेहरबानी है जनाब। आप जब फ्री फ्लोट एक्सचेंज रखते हैं तो उसके बाद ये होता है कि बिल्कुल आपका जो डॉलर है वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह लोग उठाते हैं। अच्छा। उसकी डिमांड बढ़ते जाती है, वो ऊपर ले जाते हैं, फिर डॉलर को फेंक देते हैं और अपना मुनाफा लेके निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मईशत तबाह हो जाती है। तो फ्री फ्लोट एक्सचेंज और इस कारोबार को मुफ्ती तकी साहब ने भी हराम करार दिया था और कहा था कि खुदा इसको रोके। ठीक हो गया। मगर उस टाइम और फ्री फ्लोट एक्सचेंज में आप 200 क्या 300 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जो भी आदमी आएगा वो खरीदता रहेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती। ठीक हो गया। तो करंट हुकूमत आपके सामने जी, करंट हुकूमत में अब आपको बताऊं, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया जी, एनर्जी सेक्टर की तरफ आए, क्योंकि इनको पता था कि सेक्टर जो है तबाह बर्बाद हो चुकी है, मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने LNG इंपोर्ट नहीं की थी। सारा बर्डन जो है वो आ रहा था हुकूमत के ऊपर, जिसकी वजह से बजट बनाने में भी मसला था। उसकी वजह यह है कि इतने अखराजात कर चुके थे, आपके LNG डिफॉल्ट होने की वजह से आपकी यूरिया की प्राइसेस बढ़ चुकी थी, आपके पास यहाँ पे घरों में गैस नहीं था। तो उन्होंने फॉरेन देखें टारगेट्स किए, क्या किए, 2 LNG के जहाज आ गए आपके पास पाकिस्तान में। अब आप सोचिए कि अगर 2 LNG के जहाज नहीं होते तो क्या सूरत हाल होती। ठीक हो। आज हम रोज 2 जहाज आ चुके, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें जो 1 साल में फैसले करते थे पिछली हुकूमत, इन्होंने घंटों के अंदर फैसले किए कि जनाब लग्जरी
आज खुद पीटीआई की तारीफ करेगी, मगर उनके जो वुज़रा है वो तारीफ नहीं कर रहे हैं। उनके वुज़रा तनकीद कर रहे हैं कि आपका जीएनपी बढ़ेगा। जीएनपी जो है जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ग्रॉस प्रोडक्ट जब बढ़ती हैं, उनके ज्यादा प्रोडक्ट होती है, तो आपकी मईशत बढ़ती है। जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। आज जब इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स को खत्म कर देते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी लोकल इंडस्ट्री चलती है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, लोकल इंडस्ट्री की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है, तो आपका इंटरनल ट्रेड बढ़ रहा होता है, फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक हो गया। लेकिन सबसे पहले इकोनॉमी को चलाने के लिए एक तो एक हाथों में पैसा नहीं होना चाहिए, जो कि इमरान खान ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जनाब स्टेट बैंक के जो गवर्नर है वही फैसला करेंगे। ठीक है, पैसे जो है वो एक हाथ में होते हैं, पैसे घूमना चाहिए, पैसे की रोटेशन होनी चाहिए। अब ये जब सूरत चले ठीक हो, अब ये बताएं, चले ये सब तो ठीक हो गया, ये सब तो ठीक हो गया, तो आपसे मैं जानना ही चाहूंगा कि क्यों नहीं जा रही हुकूमत इलेक्शन की तरफ? पीएमएल-एन क्यों फिर हुकूमत में रहना चाह रही है जब सब कुछ इतना खराब है? तो देखिए, पीएमएल-एन जो है ना, उनको पता है कि वो एक साल में ऐसी कारकर्दगी कर देंगे कि लोग इमरान खान साहब को भूल जाएंगे। यही वजह है कि इमरान खान साहब परेशान हो रहे हैं। क्यों चीख रहे हैं? देखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंट है ना कि नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है, आप इनको तबाह करने दें। हालांकि अब क्या हो रहा है, सिचुएशन जो है चीजें बेहतरी की तरफ इस लिहाज से आ रही है क्योंकि वो बड़े मूवमेंट्स कर रहे हैं। ही इज गोइंग वेरी कैलकुलेटेड। आप बात करते हैं जनाब, आज इमरान खान साहब कहते हैं आप रशिया से क्यों तेल नहीं लेते, तो क्या 4 सालों में आपने ईरान से तेल लिया था? क्या 4 सालों में आपने रशिया से तेल लिया था? अब हुकूमत से निकलने के बाद आपको ख्याल आ रहा है आजाद पॉलिसी, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या 4 सालों से क्या सस्ता तेल बेच रहे थे? उनको निकाला ही, वो कहते हैं आजाद पॉलिसी की वजह से गया है, यही तो सजा तो फिर जनाब अमेरिका ने भी निकाला, आप कल को कहेंगे आपने सऊदीया को निकाला क्योंकि आप सऊदीया की वजह से ईरान से गैस नहीं लेते, सऊदीया की वजह से आप ईरान से तेल नहीं लेते। देखिए, ये लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। वी नीड टू बी अ पेट्रियट पाकिस्तानी। आज भी इमरान खान साहब ऐसे शोर शराबा कर रहे हैं, आपकी मुल्क को तबाह कर रहे हैं, कभी इदारों पे इल्जाम, कभी he should be a man enough कि अंडरस्टैंड कि जी मैं हार गया हूँ, let another person come, elections होंगे, let's go for the elections। ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं, आपको पता मंजन बेच रहे हैं, क्या मंजन बेच रहे हैं? लोगों को जज्बाती करके अमेरिका अमेरिका अमेरिका। वही बिलावल साहब ने जाके अमेरिका में कहा ना कि जी रशिया गए इमरान खान साहब, उन्होंने ये नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दिया अमेरिकन ने। ठीक है, बिलावल साहब की भी इज्जत। ठीक हो गया। चले, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ नदीम भाई, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फारूक डैड भाई, आपने सुना नदीम भाई को, कुछ ऐड करना चाहेंगे पहले? सुने, मैं पहले इनका एक जवाब दे दूं। जी प्लीज प्लीज। इन्होंने एक बात बड़ी गलत की है कि वो इनका रिकॉर्ड जरा दुरुस्त कर लें कि 2008 में जब नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ के गए तो उस वक्त खजाने 2018 में $8 अरब मौजूद थे। ठीक है ना, $8 अरब मौजूद थे, जो आपके पास 2 हफ्ते का बिल भी इम्पोर्ट का नहीं था। अच्छा। और फौरन $9.2 बिलियन की डिमांड IMF से आ गई कि आप पिछली हुकूमतों का जो कर्जा दिया हुआ उसकी मद में ये किस्त अदा करें और ये आप इसका क्या कहते हैं सूद अदा करें। अच्छा, दूसरी तरफ आए, इमरान खान ने जब हुकूमत छोड़ी है तो उस वक्त $22 अरब खजाने में छोड़े थे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, यहाँ पे आपके फॉरेन रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं। अच्छा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2018 से पहले $19 अरब यहाँ भेजे थे और इस दौर में इन्होंने $31 अरब के करीब भेजे हैं। ठीक है ना, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी क्या कहते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज स्केल्स है वो एक्सपेंड हुई है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये और ये लोग आए हैं, ये किस तरह है सबको ये पता है, ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और किस तरह एक शुक्र है कि हमारी कानून साजी की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। चलो, तो अच्छी बात है, वो तो कुछ नहीं होगा। तो ये वो चीज है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब गुलाम इसहाक खान के दौर तक प्लानिंग कमीशन जब अपना बजट बनाती थी या बजट की तजावीज देती थी तो वो कोई किसी से मिलते नहीं थे, और अगर IMF या वर्ल्ड बैंक या दुनिया से कहीं से कोई सजेशन आती वो रद्द कर देते थे। ठीक हो गया। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें सारा प्लानिंग कमीशन में सारे
IMF के और उन लोगों के लोग सारे हमारे यहाँ बैठे ठीक है, हुए बड़ा हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ठीक हो गया, आपने अच्छा जवाब दे दिया, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी नदीम भाई ने एक और बात, बल्कि पहले इस पे मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिएगा कि ये कह रहे हैं कि अगर 1 साल हुकूमत को चलने दिया गया तो हुकूमत तो वंडर्स कर देगी जी, सब कुछ यहाँ पे दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। खान साहब को डर ही इसी बात का है कि मैशत संभल जाएगी मुल्क की और शहबाज अरे शरीफ साहब क्या भले बात भले हो कर जाएगी। रहे हैं इन्होंने। मैं इसका जवाब दूं आपको? प्लीज 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 दीजिए ना, मैं चाहूंगा। हाँ, देखिए आप इनकी कारकर्दगी पहले देखें जी। कि एक तरफ वो नोटें छापते रहे, अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने 30 अरब डॉलर के करीब IMF से कर्जा ले लिया। और जब 2008 में मुशर्रफ गए तो हमारे खजाने में हमारा कुल कर्जा 34 अरब डॉलर था। ठीक है ना, और 10 साल के अंदर इन्होंने 94 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। और जुर्म ये किया कि नोटें भी छापते रहे उससे, और मुल्क में जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज होता था सारा उठाते थे उन पैसों से और सारा बाहर भेज देते थे। तो हम जो भुगत रहे हैं आज, वो उसी चीजों को भुगत रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये हुकूमत अगर चलेगी तो बेहतरी आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। 11 और 14 पार्टियों पे मुश्तमिल हुकूमत का बात देखिए जो कि जल्दी मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा, फिर मैं नदीम भाई पे क्लोज करना है मुझे। बजट आने वाला है सर, बजट को कैसा देख रहे हैं? 10 जून की तारीख आ गई है। देखिए बजट इस वक्त तो मैं तो कह रहा हूँ कि बजट जो है वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट ही बनाएगी। अच्छा, इनमें तो ये बिल्कुल इनको ये तो किसी और भी बातें हो जाएगी। अच्छा, तो कोई मुझे पता है सऊदी अरब में इनको क्या रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, कि कहीं पे भी जा रहे हैं इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये ऑयल की और इसकी प्राइसेस बढ़ाना नहीं चाहते। ठीक हो गया, इनके ऊपर कोई बात ना आए, क्योंकि ये चाहते या तो हम पे सेविंग कर ले और हुकूमत से निकल जाए, क्योंकि इन्हीं की लोगों में से ये आवाजें उठ रही है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया नदीम भाई। एक तो बजट पे बात कीजिएगा जाते जाते, और ये आप कह रहे हैं इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, जो खान साहब ने सालों बाद डिसीजन लिया, उन्होंने घंटों में ले लिए। इनसे सर डिसीजन ही नहीं लिया गया, पेट्रोल तक का डिसीजन, सबसे मेन डिसीजन वो तो ले नहीं पा रहे, महीना हो गया। देखिए जनाब, सबसे पहली बात है जो फारूक साहब ने कहा, तो मैं आपको बता दूं 12 अप्रैल सन 2022 के स्टेट बैंक के फिगर्स है। पाकिस्तान के रिजर्व है 16 बिलियन। उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने हर चीज के अंदर रोल ओवर कर दिया। आपको याद होगा जब सऊदीया पैसे मांग रहा था, उन्होंने कहा जी रोल ओवर कर दे, अगले साल देंगे। उन्होंने दुबई ने पैसे मांगे, उन्होंने कहा रोल ओवर कर दे, अगले साल देंगे। फिर उसके बाद सऊदीया ने आपके पास पैसे रखवाए हुए हैं, आपने कोई कारोबार करके उससे रिजर्व में आपके पास नहीं आए, वो अमानत है। तो अब अगर आप उन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है ना नवाज शरीफ के फिगर्स याद नहीं आएंगे, बल्कि आप परेशान हो जाएंगे आपके अपने फिगर्स पे। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जनाब बजट के ऊपर देखिए, एट दिस मोमेंट ये जो उन्होंने संभाला हुआ है ना, आप क्रेडिट दें कि $110 से ऊपर जो है ऑयल जा रहा है, उसके बावजूद इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है प्राइस का। अच्छा, सो लेट्स गिव द क्रेडिट। और शोर शराबा करने से आप एक बात तो ये ना पूछे कि इतने करोड़ों अरबों रुपए आप धरनों में लगा रहे हैं, क्या आप इन्हीं पैसों को, आप मईशत तबाह हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, इन्हीं पैसों को आप अवाम के लिए कुछ कर लें। मगर आपने सोचना है कि मुझे पैसा अवाम दे रही है, उनको अवाम ही तो पैसा दे रही है, सारा अवाम ही तो पैसा दे रही है, फंड रेजिंग है वो तो जनाब ये वो लोग पैसा दे रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की तरह, डॉलर को ऊपर लेके जा रहे हैं, डॉलर खरीदे जा रहे हैं। ये वो लोग पैसा दे रहे हैं, गरीब आवाम के पास तो जनाब बस का किराया। बजट आपको लग रहा है PMLN बनाएगी या केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगी? जनाब बजट बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बनाना चाहिए, ठीक हो गया, कौम और अवाम के लिए बेहतर होगा। अगर लेके आएंगे वो बेताशा महंगा कर देंगे, और फिर उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको तो हलवा मिलेगा। ठीक हो गया, उसको हलवा मिलेगा। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह अभी आगे ये, क्योंकि बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल साथ रखेंगे पैनल में। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, आपको भी इंशाल्लाह पैनल में साथ रखेंगे, क्योंकि अब ये 1-2 हफ्ते के बाद बजट की बहस शुरू हो जाएगी, तो उस पर बल्कि हमने बात करना स्टार्ट करी दी ऑलरेडी पाकिस्तान में। सो ऑफ कोर्स आज के लिए इतने, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और देखते हैं क्या सूरत हाल आज रात 11:30 बजे होती है। हो सकता है कोशिश करेंगे उस पर कल हम बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो टैग लगाया जा रहा है, इस पे बिल्कुल बात करना बनता है कि क्या वाकई ऐसा है या ऐसा सिर्फ एक स्पेकुलेट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।